कमिंग बैक टू ये हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक आईनी बेंच बन गया है कोर्ट और के अंदर पॉलिटिक्स, वाह आपने कमाल का फिक्रा बोला है। कोर्ट के ये जो अंदर हमारे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो रही है कोर्ट के अंदर, वाह। कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, मैंने तो ये कहा है। पॉलिटिक्स ही आपने पहले पॉलिटिक्स कहा ना, तो सर, यही तो बाहर से जजों को कह रहा हूँ, वही बाहर से सियासत ना पॉलिटिक्स करें हुई है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट, विद इन सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप इसे, ये जो आईनी बेंच बना नहीं है। देखिए ये तो वक्त बताएगा कि कैसे चीजें लेकिन ये नया जैसे अभी सिस्टम है, भी नया निजाम है, हिकअप्स होंगे। एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, एक उनकी कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, फिर उसके बाद एक आईनी बेंच है, उसकी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस ये सॉरी अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, ये दोनों कमेटीज में माशाल्लाह से हैं। हाँ वो दोनों तो में इस वक्त ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस से ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। ऐसे ही लगता है, इसीलिए चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब का नाम पेश किया पीटीआई ने कि अब इनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए, लेकिन वो और ये भी कहा कि हुकूमत सारे जजेस को नॉमिनेट कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। ये मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो सही होगा। हाँ। लेकिन वो वोटिंग से होना था, तो वोटिंग हुकूमत की ज़्यादा थी तो हुकूमत की मर्जी चली है उसमें। लेकिन देखें आपने सियासत की बात की है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बेस्ट पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स नहीं, मैं कहूँगा कि समझ बूझ से चल रहे हैं। देखिए उन्होंने पहले पीटीआई ने मशहूर किया कि वो ओहदा ही कबूल नहीं करेंगे, यूट्यूबर्स ने खास तौर पे, यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी खबरें बाउंस हो रही हैं। पहले आप काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ बातें कर करके आप डॉलर्स कमाते रहे कि जी उन्होंने एक्सटेंशन लेनी, एक्सटेंशन नहीं ली। आप में से किसी को शर्मिंदगी हुई, माजरत ही कर लेते, माफ़ी मांग लेते, अपने जिन लोगों से आपने डॉलर कमाए हुए हैं इतने, उनसे माफ़ी मांग लेते कि हमारी खबर बाउंस हुई है। अब आके वो कहना शुरू, बाद में उन्होंने कहना नहीं आपने तो कहा ही नहीं था, खैर शुक्र है। फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया यही अफरीदी जो हैं वो हमारे जज हैं, हमारे चीफ जस्टिस आ रहे हैं, ठीक है, ये यूट्यूबर्स जिनको कहते हैं, नया नाम है उनका, हमारे चीफ जस्टिस आ रहे, वो इनकार कर देंगे, वो ओहदे नहीं लेंगे, वो कहेंगे मंसूर अली शाह को, अच्छा उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने सैयद मंसूर अली शाह की जो मुतालबे थे वो मान लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, और मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी का मेंबर बना दिया। इसके बाद उन्होंने वो पहले राइट का काम किया, फिर लेफ्ट का काम किया, फिर उन्होंने जो जजेस थे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जैसी कमेटी में आए, उन्होंने सोचा कि हम तो वी आर बैक इन पॉलिटिक्स, सियासत तो दोबारा शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कि 26वीं तरमीम पे जो पटिशन्स हैं लगी हुई वो जल्दी से लगा दें। उस पर यही अफरीदी साहब खामोश हो गए और उन्होंने नहीं लगाई। तो अब देखें यही अफरीदी साहब कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन वो कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई पंजाब के लिए, सिर्फ पंजाब लाहौर में जाके उन्होंने उसकी मीटिंग की, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को मैसेज दिया वहाँ पे, और फिर साथ खतीजा शाह को बिठाया उन्होंने, जो पीटीआई की एक उसमें कोर कमांडर हाउस हमले पे शरीक मुलजिम है और जमानत पे हैं, केस चल रहा है उनका, उस पर तनकीद हुई, तो लेकिन उन्होंने बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उन्होंने कि जुडिशल कमीशन में एतराज़ हुआ कि जी ये पूरे नहीं, 12 मेंबर हैं, 13वां मेंबर ही नहीं है, इसकी मीटिंग नहीं हो सकती, उस पर उन्होंने वोटिंग करवा दी और एतराज़ रद्द हो गया। तो मामला आगे चल पड़े। जब आगे चल पड़े तो उन्होंने वोट पीटीआई के हक, कैंडिडेट के हक में दे दिया। तो इस तरह कभी वो देखें, एक इस तरफ बैलेंस करके वो चल रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और इस पर काजी फाइज साहब का वो तारीखी फिक्रा याद आ गया कि हमें नहीं पता चलता यही अफरीदी साहब किस तरफ हैं। तो ये उनका बड़ा अच्छा एक काम है। लेकिन मैं आपको पिटीशन का एक बात बता दूं, जो पिटीशन आई है 26वीं, बड़ी दिलचस्प बात है। बताएं, पहले मेरी बात सुने। हाँ। मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी जो है ना, वो इसको सेफली खेल रहे हैं, वो किसी साइड पे नहीं जा रहे, कोई साइड ले नहीं रहे, और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले रोले में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे ज़्यादा जो सियासी केसेस हैं वो उसी में आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जा रहा उधर। मे बी वो इस साइड पे थे, पता था सबको, उनकी मर्जी से ही हुआ हो सारा कुछ, उनको वोट इसी वजह से नहीं पड़ा। हियर से है ना, इस पे कंफर्म तो नहीं कुछ कर सकते। ऐसे अंदर का ख्याल है, अंदर का ख्याल है ना, वही हियर से ही होता है। एनालिसिस मतलब अब अंदर के ख्यालात तो आपको वो भी होंगे, ट्रम्प आएगी खान को छुड़ाएगी, तो इसलिए मैंने रेड शर्ट पहन लिया, डरते हुए मैंने रेड शर्ट पहन लिया। इतनी डेल्यूशनल नहीं हूँ। अच्छा, उसमें इतनी नहीं है, चले गुड, मान तो लिया। मैं ये कह रहा था कि जो ये है ना बात पटिशन की, 26वीं तरमीम की, 26वीं एक दिलचस्प बात है। 26वीं आईनी तरमीम पे पिटीशन जिसने, पिटिशनर जो है ना मुनीर अहमद और उसका वकील अजहर सिद्दीक,
बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने फाइल की यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और आप देखें कि जो अजहर सिद्दीक वकील है, पिछले कुछ सालों में वो जस्टिस मंसूर के सामने पेश नहीं होते थे, बाइकआउट किया हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ अरसे पहले तक, क्योंकि जस्टिस मंसूर के साथ किसी केस में उनकी कोई आर्गुमेंट हो गई थी, अच्छा। बदमजगी हो गई थी, तो जिसके बाद अजहर सिद्दीक ने जस्टिस मंसूर की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। मेरा जो केस था, मेरे खिलाफ जो पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जब मैं चेयरमैन पैमरा था, वो मुनीर अहमद ने फाइल की थी और उसका वकील अजहर सिद्दीक था। अब आप जनरल फैज और जनरल बाजवा चले गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनकी बनाई हुई बदरूहें यहाँ भटक रही हैं। वो जो गेम किया करते थे, जो उन्होंने चाबी वाले खिलौने यहाँ चालू किए हुए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। अभी पिटीशन आई है ना एक और 26वीं तरमीम के खिलाफ, ये जनरल बाजवा और फैज के बदरूहें फिर रही हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ फिर? तो जब मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाजुल हसन के सामने लगी अपील की, मेरा वकील नहीं आ सका, उन्होंने कहा डिसमिस, खत्म, कोई वकील नहीं पेश हुआ, ना मेरा ना उधर से, उन्होंने डिसमिस कर दी। अच्छा। उसके बाद जब फैजाबाद धरना केस पे दोबारा उस पर फॉलोअप लिया काजी फाइज सर चीफ जस्टिस से, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि बताएं, आपने वो कमीशन बना दिया, फिर उन्होंने जिससे तहकीकात की, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका केस का क्या हुआ अपील का। मैंने कहा डिसमिस कर दें, दोबारा कर दें फाइल, आप वो ये तो ज्यादती हुई आपके साथ। मैंने कहा जी मैंने नहीं करना, मैं आप अदालती रिफॉर्म्स हो जाए तो मुझे तो वो चाहिए ताकि मेरे जैसे आइंदा और कोई, मुझे नहीं वापस जाना पैमरा। मैंने इनकार कर दिया। उस पर जब बात हुई ना, उन्होंने पूछा आपके खिलाफ पिटिशनर कौन है, मैंने कहा जी मुनीर अहमद। कहते ये कौन है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये सारे मेरे दोस्त जो साफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब का ख्याल है ये एजेंसियों का आदमी है। अच्छा, तो उसमें इसी तरह अच्छा काजी फाइज साहब ने भी कहा, ये मैंने पूरे बेंच को बताया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये। तो अब आप देख लें कि वो बदरूहें। बेंच में और कौन कौन था जिसके सामने आप पेश हुए थे? अतर मिनल्ला भी थे। अच्छा जी, और मेरा ख्याल अमीरुद्दीन भी थे, और भी थे दो, तो मुझे याद नहीं है, 5 थे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो बदरूहें होती हैं ना, ये इस मुल्क को तबाह करती हैं, किसी ना किसी एजेंडे पे लगी रहती हैं हर वक्त। तो अब मैं ये सोच रहा था कि जस्टिस मंसूर को भी पता है कि ये पिटीशन अजहर सिद्दीक ने फाइल की है, मुनीर अहमद ने फाइल की है, सबको पता, फिर भी इस पिटीशन को लगवाने की कोशिश हो रही थी, इसके बावजूद कि आपस में इतने इख्तलाफात थे कि एक दूसरे की अदालत में नहीं पेश हो रहे थे। हाँ ठीक है, लेकिन किन लोगों ने फाइल की है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, और किन के इशारों पे वो पहले पिटीशन फाइल करते रहे। गोस्ट पिटीशनर जो होते हैं ना, ये पूरा एक माफिया का एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ऑफ कोर्स वो कैंडिडेट थे। और तो अब आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक टॉपिक छोटा सा रह गया। छोटा सा टॉपिक है। हाँ, ये जो अमेंडमेंट के जरिए जो टेन्योर्स बढ़े हैं 3 चीफ्स के, और एक शायद नहीं भी बढ़ा, वो क्या स्टोरी है? ये छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, ये तो बड़ा अहम। अभी तो हम बात कर रहे थे कि सबसे अहम जो टॉपिक है पाकिस्तान में, वो तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन है। तो ये जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प मेरी होती है। मेरा छोटा सा सवाल है, अब जवाब जितना आप देना चाहें दे दें। नहीं, टाइम कम है, मैं कोशिश करता हूँ कि वाइंड अप करूँ। इसमें देखिए, ये बड़ी दिलचस्प एक चीज़ हुई है कि सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन कर दी, ठीक है, 3 साल की बजाय मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी। सर्विसेज चीफ्स कौन कौन से होते हैं? चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, 4 होते हैं सर्विसेज चीफ्स। लेकिन जो इंडिविजुअल बिल पेश किए गए फिर आर्मी एक्ट में तरमीम के, आपने देखा उसमें एयर चीफ की अपॉइंटमेंट का बिल भी अमेंडमेंट भी पेश हुई, नेवल चीफ की भी हुई, आर्मी चीफ की भी हुई, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की नहीं पेश हुई। उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का की अमेंडमेंट पेश नहीं हुई। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि एयर चीफ की, नेवल चीफ की और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तो 3 से 5 साल कर दी गई है, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत मुलाजमत 3 साल ही रहेगी। तो जो शमशाद मिर्जा साहब है ना, शमशाद मिर्जा साहब अगले साल रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आएगा।
अब बात आपको समझ आई? यहाँ पे बड़ी बातें हो रही है ना, ट्रंप आएगी खान को छुड़ाएगी। एक तो वो मैंने आपको बता दिया, हर चीज पाकिस्तान ने पहले से ही सेफगार्ड कर ली है। और एक बात ये हो रही थी कि फौज के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट होगी कि उनकी प्रमोशंस रुक गई हैं और एक चांस होता था वो अब नहीं होगा। तो वो एक जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रमोशन फुल जनरल पे, एक सीट तो अभी वैसे की वैसी रहेगी जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की है। तो अगले साल इन्हीं जनरल्स में से, लेफ्टिनेंट जनरल में से एक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए। अगर समझ किसी आई को बात की? ज्यादा तो मसला जो हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो 3 से 5 साल हुई है, उससे ये जो ऑब्जेक्शन थी कि जी अब लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन लेट हो जाया करेगी जनरल टू बिकम अ जनरल, वो इस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा उनको। एक इसमें एंगल और भी है, वो ये है कि एयर चीफ और नेवल चीफ उनकी उनकी भी तो 5 साल हुई है ना, वहां पे क्या होगा? तो उसका एक तरीका तो यही था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की जो पोजीशन है वो रोटेट की जाए तीनों मुसल्लह अफवाज में। लेकिन जब हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमें एग्जांपल्स नज़र नहीं आती। 1973 के आइन के तहत ये हुआ है, उसमें उसके बाद सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा मौका आया है जब फ़ौज के अलावा फ़ज़ाइया में से या नेवी में से किसी को चेयरमैन बनाया गया जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। एक दफ़ा 1976 में एडमिरल मोहम्मद शरीफ थे, फिर 1987 में एडमिरल इफ्तिखार सिरोही बने, और फिर 1991 में एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बने। ये 3 एग्जांपल्स हैं सिर्फ। बाकी बाकी सारे आर्मी जितनी से। बार भी हैं वो आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करके जनरल बनाया गया, या आर्मी चीफ के पास ही दोनों ओहदे रहे, आर्मी चीफ का भी और चेयरमैन Joint Chiefs of Staff। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का, जैसे कि परवेज मुशर्रफ भी उनमें से एक थे। तो अब मेरा ख्याल है कि वापस ये वो ज़्यादातर आर्मी चीफ के पास ही रहेगा, रोटेट होना मुश्किल है। तो आर्मी के अंदर ये जहाँ तक ये बात थी कि लेफ्टिनेंट जनरल Interesting। फुल जनरल नहीं बन सकेगा, फुल स्टार नहीं बन सकेगा, तो वो उतनी ही ऑप्शन अभी भी है